कल हमने CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हिस्ट्री, उसके कौन कौन से आर्टिकल हैं और उसके प्रीएम्बल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उससे आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 के अंदर इस कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें तो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। साथ ही साथ जिस बात पर और ज्यादा अहमियत दी गई है वो है अप्रोप्रिएट access to genetic resources and transfer of technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies of state। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, उसका सस्टेनेबल यूज करना है, लेकिन साथ ही साथ जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। जेनेटिक रिसोर्सेज तक पूर्ण सही प्रकार से पहुंच हो, टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर हो। साथ ही साथ यहाँ पर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो स्टेट है उसके इन टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज पे अपने राइट्स हैं। साथ ही साथ फंडिंग, अप्रोप्रिएट फंडिंग होनी चाहिए। ये इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। आर्टिकल 3 में इस कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आर्टिकल 3 में सबसे पहले ही की गई है वो ये है कि प्रत्येक देश, यहाँ पर स्टेट्स हम बोलते हैं कंट्री को, तो प्रत्येक जो देश है उसका सॉवरेन राइट होता है, सार्वभौमिक राइट होता है अपने खुद के रिसोर्सेज पे। तो वो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है अपनी खुद की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के आधार पर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि इस कन्वेंशन के माध्यम से किसी भी स्टेट के जो सार्वभौमिक अधिकार हैं उनमें किसी भी प्रकार का हनन नहीं किया जा रहा है। उस स्टेट के अपने रिसोर्सेज के ऊपर सॉवरेन राइट रहेंगे, उसको वो एक्सप्लोर कर सकता है अपनी खुद की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के माध्यम से। लेकिन साथ ही साथ उस स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि उस स्टेट के तहत होने वाली, उस स्टेट के न्यायिक दायरे के अंदर या उसके नियंत्रित क्षेत्र में होने वाली किसी भी एक्टिविटी का प्रभाव या किसी भी एक्टिविटी के कारण अन्य स्टेट के या अन्य क्षेत्र के जो कि उसके न्यायिक दायरे से बाहर है, वहां की जो पर्यावरण है उसे किसी प्रकार का डैमेज ना हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट को पूर्ण अधिकार है कि वो अपने संसाधनों का अपनी पॉलिसीज के आधार पर इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो उसके दायरे में नहीं आता उन स्टेट्स या उन क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों का कोई दुष्परिणाम देखने को ना मिले। आर्टिकल 6 में कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के बारे में जो सामान्य तरीके हैं उनकी बात की गई है। तो ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का मतलब सिग्नेटरीज हैं, वो सभी देश जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाती हैं। तो हर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को एक नेशनल स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी या प्लान या प्रोग्राम डेवलप करना होगा कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, या उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेटजी है, प्लान्स हैं, प्रोग्राम हैं, उनमें इस चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा जहां जहां भी आवश्यक हो, ताकि जो
कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के सिद्धांतों की बात की गई है उन्हें समाहित किया जा सके। साथ ही साथ जो डिफरेंट सेक्टोरल एंड क्रॉस सेक्टोरल प्लान्स, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनते हैं उनमें भी इस चीज को इंटीग्रेट करना, किस चीज को, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है आर्टिकल 8, उसमें इन सिचु कंजर्वेशन की बात की गई। इन सिचु कंजर्वेशन का मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में जहां वो हैं वहीं पर उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें कंजर्व करना। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रोटेक्टेड एरियाज का एक सिस्टम डेवलप किया जाए। यहाँ इन प्रोटेक्टेड एरिया में जिन स्पीसीज को कंजर्व करना है उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अन्य बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको भी रेगुलेट और मैनेज करना, जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसी प्रोटेक्टेड एरिया में उसके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल हैबिटेट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन नेचुरल सराउंडिंग, ये भी इन सिचु कंजर्वेशन के लिए काफी अहमियत रखते हैं। इसके अलावा जिस चीज पे काफी इम्पोर्टेंस दिया गया वो ये है कि मानवजन्य गतिविधियों के कारण जो इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुके हैं उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें रिस्टोर किया जाए, और साथ ही साथ जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनकी रिकवरी को भी प्रमोट किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के यूज से जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं उनको भी रेगुलेट, मैनेज और कंट्रोल किया जाए। उनके जरिए, उनके यूज के जरिए जो रिस्क पैदा हो रही हैं उसको भी रेगुलेट, मैनेज या कंट्रोल किया जाए। एस्टेब्लिश और मेंटेन मीन्स to regulate, manage or control the risk associated with the use and release of living modified organism। आर्टिकल 8 में ही, जो कि इन सिचु कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उसमें कहा गया है कि जो एलियन स्पीसीज हैं जो कि किसी इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, किसी हैबिटेट को वो इनक्रोच कर सकती हैं, किसी स्पीसीज के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और उन्हें इरेडिकेट किया जाए ताकि जो नेचुरल पॉपुलेशन है उस क्षेत्र की वो बरकरार रहे। इसके अलावा आपने देखा होगा सीवीडी में हर स्तर पे जिस बात को जोर दिया गया वो यहाँ इन सिचु कंजर्वेशन में भी आपको देखने को मिलेगी, वो है रिस्पेक्ट, प्रिजर्व एंड मेंटेन नॉलेज। यहाँ पर्टिकुलर जिस नॉलेज की बात की गई वो है इंडिजिनस पीपल या लोकल कम्युनिटीज की। तो रिस्पेक्ट, प्रिजर्व एंड मेंटेन नॉलेज, इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज। इसके अलावा इन सिचु कंजर्वेशन के लिए आवश्यक जो भी नेसेसरी लेजिस्लेचर है एंड अन्य कोई रेगुलेटरी प्रोविजंस है उनको डेवलप करना, उन्हें मेंटेन करना, ये भी इस आर्टिकल में कहा गया है। साथ ही इस आर्टिकल में कहा गया है कि इन सिचु कंजर्वेशन के लिए आवश्यक जो फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट्स हैं उन्हें भी डेवलप करना है, साथ ही साथ कोऑपरेट करना है। जब यहाँ पर कोऑपरेशन की बात हो रही है तो इसमें विद इन स्टेट, बिटवीन स्टेट्स, with NGOs and other stakeholders, ये सभी लेवल्स शामिल हैं। आर्टिकल 9 एक्स सिचु कंजर्वेशन के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें हैं। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो है अडॉप्ट मेजर्स फॉर एक्स सिचु कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने हैं जिनसे हम एक्स सिचु कंजर्वेशन कर सके विभिन्न कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स का। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
वो है प्रिफरेबली इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ सच कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सारे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो झगड़े हो सकते हैं, जो मतभेद हो सकते हैं, उनको दूर करने या उनको न पैदा होने देने के लिए आवश्यक है। जिस कंट्री में उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंपोनेंट का ओरिजिन है, उसी में ही उसके एक्स सिचु कंजर्वेशन के प्रयास किए जाएं। अन्य स्टेट भी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन वो तभी जब उस कंट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर उस प्रकार का प्रयास ना हो पा रहे हो या फिर उनकी सहमति उसके अंदर हो, क्योंकि प्रेफरेंस यहाँ पर दी जानी है वो है कंट्री ऑफ ओरिजिन को, जहाँ पर उस बायोलॉजिकल कंपोनेंट का या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट का उसका ओरिजिन हुआ हो। साथ ही साथ जहां पर कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको और अन्य को भी प्रेफरेंस यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन को दी गई है। एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फैसिलिटीज फॉर एक्स सिचु कंजर्वेशन, उसे वहाँ लेबोरेटरीज या दूसरी फैसिलिटीज डेवलप करनी होंगी जहां पर एक्स सिचु कंजर्वेशन किया जा सके, रिसर्च की जा सके प्लांट्स के, एनिमल के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंजर्वेशन के ऊपर। इसके अलावा स्टेट को मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे ताकि जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनको रिकवर और रिहेबिलिटेट किया जा सके और समुचित समय आने पर, समुचित कंडीशन होने पर उन्हें पुनः नेचुरल हैबिटेट में रीस्टेब्लिश किया जा सके, रीइंट्रोड्यूस किया जा सके। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो इस आर्टिकल में है वो ये है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्स सिचु कंजर्वेशन के पर्पज से नेचुरल हैबिटेट से लिया जाता है उसको भी रेगुलेट और मैनेज किया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ये जो कलेक्शन किया जा रहा है वो इटसेल्फ उस नेचुरल हैबिटेट में उस स्पीसीज को या उस जेनेटिक कंपोनेंट बायोलॉजिकल कंपोनेंट को ही खतरे में डाल दे। इसके अलावा इन सिचु कंजर्वेशन की तरह ही एक्स सिचु कंजर्वेशन में भी जो फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट्स की आवश्यकता होगी उनमें भी कोऑपरेशन डिफरेंट लेवल्स पे आवश्यक है। आर्टिकल 13 पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात करता है। तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एजुकेशनल प्रोग्राम्स में सम्मिलित किया जाए। साथ ही साथ मीडिया के थ्रू भी इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि सामान्य पब्लिक के अंदर इसके बारे में जागृति पैदा हो, इसके महत्ता को समझें और अपने स्तर पे जो उनके प्रयास होने हैं उन्हें किया जा सके। इसके अलावा विभिन्न स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि इस तरह के एजुकेशनल पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा सके और उनको प्रसारित किया जा सके। आर्टिकल 14 जो काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें बात की गई है इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मिनिमाइजिंग एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट प्रपोज किया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। EIA के बारे में डिटेल्स हम आने वाले कुछ क्लासेस के अंदर देखेंगे। इसके अलावा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनमें भी उससे हो सकने वाले इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के बारे में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किए जाने चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस मिनिमम हो। इसके अलावा बायलैटरल, रीजनल, मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए टू प्रमोट exchange of information, consultation, notification on the basis of reciprocity। जहां कहीं भी अगर किसी स्टेट से होने वाली किसी गतिविधि से अन्य स्टेट्स या उसके दायरे से बाहर के क्षेत्रों में प्रभाव पड़ सकता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन, नोटिफिकेशन वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट के पास
अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा सके, खासतौर पे इमरजेंसी सिचुएशंस में। नेक्स्ट टर्न में हम बात करेंगे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में। धन्यवाद।